गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में हम आज संविधानवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज से पहले तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। संविधानवाद को हमने समझा था, संविधानवाद की परिभाषाएं देखी थी हमने। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको कि संविधानवाद क्या होता है। उससे भी पहले संविधान क्या होता है। संविधान जो है वो वैधानिक नियमों का एक समूह होता है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। फिर दूसरी बात करेंगे कि अगर संविधान है तो संविधानवाद होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि संविधान के होने मात्र से संविधानवाद का अनिवार्य रूप से अस्तित्व होगा, क्योंकि सैनिक तानाशाही वाले देशों में लोकतांत्रिक संविधानों को स्थगित करके तानाशाहों के द्वारा अपने संविधानों का निर्माण कर दिया जाता है। इसलिए उन संविधानों के आधार पर जो व्यवस्था होगी उसे हम संविधानवाद नहीं कहेंगे। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? संविधानवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ इसकी विशेषताएं। यह मूल्य संबद्ध अवधारणा है, यह संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, यह गत्यात्मक अवधारणा है, साध्य से संबंधित अवधारणा है और संविधान आधारित अवधारणा है। तो सबसे पहले हम जो इसका पहली विशेषता है उसको लेते हैं कि यह संविधान आधारित विशेषता है। तो हम ये कहेंगे कि जैसा एक देश का संविधान होगा वैसा ही क्या होगा, उस देश में संविधानवाद भी होगा। भारत में जो संविधान है वो मूल अधिकारों का रक्षक है। इसके अलावा शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और लोक कल्याण के राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो संविधानवाद भी इसी प्रकार का होगा जिसमें सीमित शासन का समर्थन किया गया होगा, विधि के शासन का समर्थन किया गया होगा, शासक और शासित दोनों को नियंत्रित किया गया होगा और दोनों संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो संविधान आधारित अवधारणा ये क्लियर है। इसके बाद साध्य से संबंधित अवधारणा। साध्य का मतलब है कि शासन का उद्देश्य क्या है। शासन का उद्देश्य जो है, अगर वो शासन का उद्देश्य जन कल्याण पर आधारित है, जनता के हितों पर आधारित है, तो संविधानवाद भी उसी के ऊपर आधारित होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर तानाशाह द्वारा संविधान में अनचाहा परिवर्तन कर दिया गया है जो कि लोकतांत्रिक शासकों के द्वारा नहीं चाहा गया था, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो संविधान जो है उस पर आधारित जो व्यवस्था है वो संविधानवाद है। तो साध्य से संबंधित अवधारणा यानी संविधान का लक्ष्य अगर जन कल्याण करना है तो संविधानवाद का लक्ष्य भी जन कल्याण करना ही रहेगा। फिर इसके बाद में गत्यात्मक अवधारणा। जैसे मैंने कहा कि संविधानवाद होने के लिए संविधान जरूरी है। अगर संविधान गतिशील है, उसमें आसानी से परिवर्तन किया जाना संभव है, तो फिर संविधानवाद भी उसी पर आधारित एक व्यवस्था होगी। इसलिए कहा गया कि यह गत्यात्मक अवधारणा, मतलब संविधान अगर गतिशील है तो संविधानवाद भी क्या होगा, गतिशील है। संविधान में परिवर्तन से संविधानवाद की अवधारणा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गत्यात्मक अवधारणा इस रूप में दिखाई देती है। तो भारत में जो संविधान है और जो संविधानवाद की अवधारणा है वे दोनों क्या है, गत्यात्मक है। फिर संस्कृति संबद्ध अवधारणा। जैसी किसी देश की संस्कृति होगी वैसा ही संविधानवाद होगा। जैसे हमारे देश की संस्कृति जो है उसी पर आधारित है हमारा संविधान, और संस्कृति पर आधारित हमारा संविधान है तो संविधानवाद भी उसी पर आधारित होगा। हमारी संस्कृति में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। हमारी संस्कृति में समानता का भाव है, न्याय का भाव है, अधिकार की बात की गई है और ये कहा गया कि एक सभ्य नागरिक वही होगा जो अधिकारों का उपभोग करने के साथ कर्तव्यों का भी पालन करेगा। तो जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा ही हमारा संविधान होगा और वैसा ही हमारी संविधानवाद की अवधारणा होगी। तो हम अगर भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि धर्म आधारित कोई भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान में इस्लामिक संस्कृति है तो वहां पर संविधानवाद का स्वरूप कैसा होगा, इस्लामिक ही होगा। अब अगर एक और विशेषता देखें तो वो विशेषता कौन सी है, मूल्य संबद्ध अवधारणा। मूल्यों का महत्व है। संविधान के अंतर्गत समानता का भाव, न्याय का भाव विद्यमान है, अधिकारों की व्यवस्थाएं हैं और तेरे मेरे की भावना नहीं है। पूरे देश को एक परिवार के रूप में माना गया है। तो इस तरह के मूल्य
जब संविधान में होते हैं तो संविधानवाद भी इसी पर आधारित होता है। और खास तौर से अगर भारत के संविधान की बात करें तो वहां पर समानता का भाव है, न्याय का भाव है, अधिकारों की व्यवस्थाएं हैं, शोषण की मनाही है, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। तो हमारा संविधान भी इसी पर आधारित है। तो मूल्य संबंध अवधारणा, संस्कृति संबंध अवधारणा, गत्यात्मक अवधारणा, साध्य से संबंधित अवधारणा, संविधान आधारित अवधारणा, ये 5 विशेषताएं जो है वो बताई गई है। अब संविधानवाद के तत्वों की बात करें तो पहला तत्व है संविधान। जैसे कि मैंने आपसे कहा था उस समय कि संविधान का होना जरूरी है। अगर संविधानवाद की हम कल्पना करते हैं तो संविधान का होना जरूरी है। तो सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है संविधानवाद का? संविधान। दूसरा लोकतंत्रीय शासन। जब लोकतंत्रीय शासन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो शासन क्या होगा? उत्तरदायी शासन होगा, जो जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। और शासकों को जनता के प्रति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन अवश्य करना होगा। जो नौकरशाही है उनको जो कार्य दिए गए हैं, उनको जो पद दिए गए हैं, उनको जो शक्तियां दी गई हैं, उसके अनुरूप क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन गौरतलब है कि नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि संबंधित नौकरशाही का जो विभाग होता है, उसका जो मंत्री होता है, वो नौकरशाहों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो लोकतंत्रीय शासन ये दूसरा तत्व है। विधि का शासन, अनिवार्य रूप से विधि का शासन संविधानवाद का तीसरा प्रमुख तत्व है। यानी शासक और शासितों पर दोनों को किससे नियंत्रित किया गया? कानून के द्वारा। और संविधानवाद की अवधारणा में हमने कहा था सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन क्या है? संविधानवाद है। विधि के शासन की अवधारणा पर आधारित शासन क्या है? संविधानवाद है। निरंकुश शासन के स्थान पर नियमानुकूल शासन संविधानवाद है। तो विधि का शासन एक अनिवार्य तत्व है संविधानवाद की व्यवस्था के अंतर्गत। फिर इसके बाद मूल अधिकार जो है वो भी शासकों को नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारे संविधान में सामान्य स्थिति में शासकों को मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोका गया है। अगर मूल अधिकार के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, नागरिकों के मूल अधिकार छीनते हैं, तो नागरिक मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। और न्यायपालिका उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश ऐसे लेख जारी करके व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। और जो तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है सत्ता परिवर्तन। संविधानवाद का जो चौथा लक्षण है वो है सत्ता परिवर्तन। अब लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में सत्ता का परिवर्तन किससे होगा? हिंसा से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 5 साल के बाद में निश्चित समय पर चुनाव करवाए जाएंगे और इन चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से क्या होगा? सत्ता का परिवर्तन होगा। तो ये भी क्या है? संविधानवाद का एक अनिवार्य तत्व है। उत्तरदायी शासनों में या लोकतंत्रीय शासनों में सत्ता का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है कि चुनाव के माध्यम से जनता क्या करती है? अपने उसको बताती है, अपनी समस्याओं को बताती है, अपने रोष को बताती है। तो सत्ता का परिवर्तन किसके माध्यम से? चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से होगा। लोकतंत्र में ऐसा ही बताया गया है। तो ये भी एक अनिवार्य तत्व है। फिर सत्ता का विभाजन और विकेंद्रीकरण। सत्ता का विभाजन का मतलब है शक्तियों का विभाजन। सरकार के 3 अंग है, तीनों अंगों में शक्तियां बटी हुई है और भारत में संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है जिसमें क्या किया गया है? संविधान के द्वारा शक्ति को केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। केंद्रीय शासन की प्रधानता नहीं है, हमारे यहाँ पर शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। तो ये भी संविधानवाद का एक अनिवार्य तत्व है। तो कौन से तत्व है? संविधान, लोकतंत्रीय शासन, विधि का शासन, मूल अधिकार, सत्ता का परिवर्तन चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से, और सत्ता का विभाजन और विकेंद्रीकरण, ये सब अनिवार्य तत्व बताए गए हैं संविधानवाद के। तो संविधानवाद क्या है? नियमानुकूल शासन है। निरंकुश शासन के स्थान पर नियमानुकूल शासन है और सीमित शक्तियों वाला शासन है। शासक और शासितों पर नियंत्रण की व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था होती है कि कानून के द्वारा शासक और शासितों को नियंत्रित किया जाए। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या देखा? संविधानवाद की विशेषताओं के बारे में और उसके तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो
तो आगे हम इसमें कल पढ़ेंगे कि संविधानवाद के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं।